Welcome back, viewers. We heard Manisha Tai's experiences of her training and of her overall surroundings in Mumbai, how her parents planned her career, and how her teacher, her Guruji, influenced her in making some interesting decisions in her life. But there's a new entry in the family member, and that is her husband. So, how does this family work with her in bringing and launching her career in Pune? Much more on this. We welcome Manisha Tai. और अब हम उस मोड़ पर हैं जहाँ पर आप मुंबई से पूना आती हैं और आपकी डांस जर्नी पूना से शुरू होती है। वो भी निर्णय मेरे माँ पिता जी का था कि वो चाहते थे कि अब मेरी शादी हो जाए। मेरी उम्र 16-17। मैं मेरे माँ पिता जी के शादी के बाद 13 साल से जन्मी। हाँ, बिल्कुल। तो मम्मा सोचती थी कि शायद इसको भी 13 साल के बाद बच्चा होगा, तो वो चाहती थी कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। तो इसमें और एक व्यक्ति अंतर्भूत हुआ और वो मेरा वुड बी हस्बैंड राजस। ही वॉज डिस्टेंटली रिलेटेड टू अस एंड ही वॉज फ्रॉम थिएटर। 15 साल से वो प्रोफेशनल थिएटर कर रहे थे। तो हम मेरे ससुर जी ने और वुड बी ससुर जी ने और मेरे माँ पिता ने ऐसे तय किया कि अगर ये दोनों की शादी होती है तो ये दोनों आर्टिस्ट हैं तो एक दूसरे को अच्छी तरह से संभाल सकेंगे। तो हम लोग की शादी हो गई, अमीन तय हुई। तो मम्मा ने कहा कि अब तुम बहुत सीखी, सी हर वर्ड्स, कि अब तुम बहुत सीखी, अब पुणे आ जाओ, अब जो भी आगे काम करना है अपना अपना खुद करना है। यहाँ लेकिन मैंने खुद समझ के मैं बहुत दुखी हो गई थी। जब सिखाने के लिए लाया गया था तब वो उनकी इच्छा थी, लेकिन यहाँ मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मैंने बहुत नहीं सीखी हूँ, अब बहुत सारा सीखना है मुझे। लेकिन शी सेड कि नहीं, अगर शादी के बाद तुम्हें तो पुणे रहना है, मुंबई नहीं तुम रह पाओगी, आज के ज़माने के जैसा नहीं था ना। तो ऑफ कोर्स आई एग्रीड और हम लोग की शादी हो गई और पुणे में रहे। तो मेरी मम्मा और राजस दोनों ने तय किया कि इतने साल मुंबई में रही हो, क्या सीखी हो गोपी जी से, ये पुणे ऑडियंस के लिए दिखाओ। क्योंकि उन लोगों का बहुत बड़ा सर्कल था, म्यूज़िक का था, थिएटर का था, व्यावसायिक था। तो उन्होंने भरतनाट्य मंदिर बुक किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की, नामदेवराव मतेजी को, तब शायद वो महापौर थे, उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया और बिगर मेरे सलाह से या मुझे पूछे बिना उन्होंने मनीषा नृत्यालय से घोषित कर दिया, शुरू कर दिया कि जैसे कि ये आई है, शी विल स्टार्ट टीचिंग इन मनीषा नृत्यालय, हर ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए मैं बिल्कुल फॉर नहीं थी, बिल्कुल राज़ी नहीं थी। तो ऐसे हुआ कि वो प्रोग्राम 3 घंटे का था, सोलो था और मुंबई से ही म्यूजिशियंस आए थे। बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन मुझे क्लास वास शुरू करना ही नहीं था, इसके लिए मैं बहुत फर्म रही। लेकिन यहाँ आने के बाद 2-3 महीने में मेरा एक आध प्रोग्राम हुआ करता था, जैसे कि मेरे मम्मा के महिला मंडल में या और सारे ऑर्गेनाइजेशंस के एनुअल फंक्शंस में या थिएटर रिलेटेड कुछ फंक्शन है तो उसमें। तो मेरा डांस प्रोग्राम एज अ परफॉर्मर ऑल्सो आई वॉज इनटू डांस। तो वहाँ से ही म्यूजिशियंस मुंबई से ही आया करते थे। लेकिन एक बार मेरा वालचंद नगर में प्रोग्राम था और इन सब लोगों का आना जाना, रिसीव करना, घर में घर का खाना वगैरह सब मैं करती थी, लेकिन बाहर का सब राजस देखते थे। तो वालचंद नगर के प्रोग्राम के लिए शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ राजस को, और तो राजस बोला कि अगले प्रोग्राम के लिए तुमने पुणे के म्यूजिशियंस को तैयार करना है। तो मैं तो लाइक आई वॉज इनटू ऑ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, पुणे से कोई पता ही नहीं म्यूजिशियंस कौन है क्या है। तो बोले तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आई विल गेट यू नंबर 1 म्यूजिशियंस फ्रॉम पुणे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 o'clock रमेश सामंत और चंद्रशेखर देशपांडे, हरिभाऊ देशपांडे जी के
पुत्र। वो हारमोनियम बजाते थे और गाते थे, और रमेश सामंत तो तबला आर्टिस्ट थे, हर किसी के साथ तबला बजाते थे, सोलो आर्टिस्ट भी थे। तो पुणे आने के तुरंत दूसरे दिन से ये सुबह वाला रियाज का मामला शुरू हुआ, और तबला हारमोनियम दोनों हर सुबह 7:30 बजे आते थे, 7:30 से लेकर 9 बजे तक। फिर 9 बजे अंदर आके ब्रेकफास्ट की तैयारी, 9:30 बजे राजस अपने ऑफिस और मैं अपने घरेलू काम में। तो ऐसे शुरू हुआ। मैंने सिखाना शुरू नहीं किया था, मेरी छोटी बहन, उसकी एक फ्रेंड, ऐसे 2-3 लड़कियां आती थी, उनसे फ़ीस वगैरह ऑफ कोर्स नहीं लेती थी, लेकिन सिखाती थी। 11 साढ़े 11 बजे सब घर का काम होने के बाद थोड़ा 1 घंटा भर, या तो शाम को स्कूल के उसके आने के बाद। तो ये थोड़ा शुरू हुआ। लेकिन शांभवी 72 में और मेरा बेटा ईशान 75 में जब पैदा हुए, तब उसके बाद मैंने ऑफिशियल सिखाने का डिसीजन लिया, और 75 में मनीषा नृत्यालय एस्टैब्लिश करके सिखाना शुरू किया। तो तब मेरे बैच की पहली विद्यार्थिनी मंजरी, पूनम, सरिता, ये लोग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब 45 साल हो गए, 45 साल हो गए। तो लेकिन उस 75 में ये प्रॉपर क्लास मैंने शुरुआत की, और उसके लिए भी थोड़ी एक क्या बोलते हैं रूल्स रेगुलेशंस, एक नियमावली बनाई कि किस तरह से क्लास रहेगी और कैसे मैं सिखाऊंगी, जो ऐसे गोपी जी ने सिखाया है उस तरह से मैं कैसे उसको आगे ले पाऊंगी, ये सब। तो हर कोई मुझे पूछते हैं कि तब तो यहाँ पे रोहिणी दीदी का क्लास था, प्रभाताई का क्लास था, तो आपको ऐसे नहीं लगा कि आपके सर्वाइवल के बारे में डर लगा, या तो आपको राइवलरी लगी, या तो कंपटीशन लगी? लेकिन बिलीव मी, इससे इनमें से मुझे कुछ नहीं लगा। क्योंकि क्या है कि राइवलरी या कंपटीशन करने का मेरा स्वभाव ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, और मेरा क्या है, और मेरा क्या हो सकता है। तो ये अगर 4 पॉइंट्स मेरे मन में बिल्कुल स्पष्ट है, तो मैंने ये और सारे में झमेले में पढ़ना कुछ ज़रूरी ही नहीं है। और ये लोग इतना श्रेष्ठ थे, रोहिणी ताई या प्रभाताई, उन लोगों का काम इतना मैं बार बार देखती थी, हर किसी प्रोग्राम में जाती थी। और ऐसे है ना कि जो जयाचा गुण तो मैं गुरु केला जाना। जहाँ भी जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, अगर आपको उसमें रुझाव है, रुचि है, और आप अगर उसको ग्रहण कर सकती है, उसको अच्छी तरह से पचा सकती है, हजम करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इससे इंसान प्रगल्भ ही हो जाता है। और वैसे मैं खुद को बहुत नसीबवान कहती हूँ कि मुझे इतने सारे कलाकार यहाँ देखने को मिले, जिनसे मैं कुछ ना कुछ सीखती रही और कुछ कुछ ग्रहण करती। पुणे आ जाने के बाद जब आपके फैमिली मेम्बर्स ने पुणे में आपको इंट्रोड्यूस किया, तब आपके परफॉर्मेंसेस हुए, लेकिन घर में ही आपको 2 समीक्षक मिले, और हम जानना चाहेंगे कि समीक्षा और आपके प्रयोग वो किस तरह उनकी बढ़त हुई। देखो, ऐसे हुआ करता था कि हर किसी प्रोग्राम के बाद, घर आने के बाद, एक लाइन में ऐसे मुझे बहुत अच्छी तरह से कहा जाता था कि बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। और फिर डिनर टेबल पे 2 घंटे खाने के बाद, खाना करते हुए भी, हाँ। और खाना खाने के बाद भी 1-2 घंटे ऐसे ही बैठे हैं टेबल पे। बिल्कुल मुझे लेफ्ट एंड राइट लिया जाता था कि क्या क्या मैंने गलतियाँ की हैं, अगर मैंने एक्सप्रेशंस ठीक तरह से नहीं दिए हैं, या तो मेरा मेकअप अच्छा नहीं हुआ है, या तो मैं मेरी मम्मा मेरे जो ड्रॉबैक्स हैं वो उसको तो पता थे ही बिल्कुल, और वो मैं छिपाना चाहती हूँ कि मेरे दांत छिपाना चाहती थी। तो मैं ऐसे हंसती थी, तो मम्मा बोलती थी ऐसे क्यों हंस रही हो, स्टेज से तुम्हारे दांत अच्छे लगते हैं, डोंट वरी, अगर बुरे लगेंगे तो मैं कहूँगी तुमको, लेकिन ऐसे मत हंसा करो। ये या तो फिर तब मैं एक
अष्टरस दर्शन करके एक आइटम करती थी। मराठी में सारा काव्य था, राम भावे जी ने लिखा था और चंद्रशेखर देशपांडे गाते थे, उनका ही कंपोज किया हुआ था। तो नवरस मने मरे ममा के प्राण, उनसे ही, यानी कि अगर कोरियोग्राफी मैंने अगर की है, लेकिन फिर भी जो सारे एक्सप्रेशंस के इनपुट्स जो थे वो मेरे ममा के थे। तो अगर मैं उसमें से किसी भी एक सटल एक्सप्रेशन नहीं किया होगा अगर मैंने स्टेज पे, तो मुझे डांट मिलती थी। एक था उसमें कि सीता जी को लक्ष्मण जी वन में छोड़ते हैं, तो वो कहती है मी दुर्दैवी आयुष्याची करुण कहाणी कुणास सांगावी। तो ये सारा उन्होंने मैं बोला था कि ऐसे नीचे देख के कुणास सांगावी को मैंने ऐसे देखना है, तो मैंने ऊपर नहीं देखा था और नीचे ही देख के पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन कुणास सांगावी। तो मम्मा ने कहा क्यों कुणास सांगावी हैज़ टू बी टू द ऑडियंस, क्यों नीचे देख के ख़त्म किया सेंटेंस। तो इतनी बारीक छोटी चीज़ें बातें उनको याद रहती थी और मुझे इतना अचरज होता था कि पूरा शुरू से लेके एंड तक ये कैसे याद रखते हैं। या दोनों तो बैठते थे शायद मेरी गलतियां निकालने के लिए, लिखते नहीं थे लेकिन मन में उनको बिल्कुल ऐसे तय था। तो अगर किसी पिन मेरी छूटती है या तो मेरी बिंदी गिरती है या कान का कुछ गिरता है, तो बस कम से कम 10-15 मिनट की छुट्टी मेरी उसके ऊपर। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन भगवान की दया से भगवान ने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि कभी मैंने इसको आर्ग्यू नहीं किया और आई टुक इट इन वेरी वेरी पॉजिटिव वे, क्योंकि ये मेरे लिए ही फ़ायदेमंद रहा। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे अब भी लगता है कि अगर मैं वहाँ आर्ग्यू करती या मुंह फुला के बैठती तो शायद मेरी इतनी मैं ग्रूम नहीं होती अच्छी तरह से परफेक्शन में। तो उन्हीं का ये सब देन है मेरे लिए। एक बात जो आप कह रही थी कि ऑडियंस के साथ कनेक्शन और उससे जुड़ी हुई समीक्षा, ये राजस का पॉइंट था। राजस वॉज फ्रॉम थिएटर, परफॉर्मिंग था, वो हीरो था, तो वो चाहता था कि मैं ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहूं और ऑडियंस के साथ रैपो बनाती रहूं, यानी कि बीच में आके जब हम कहते हैं कि हाँ के प्रस्तुत कर रही हूँ ये परन, तो वो कहते थे राजस की तुमने बताना चाहिए कि इस परन जब तुमने गोपी जी से सीखी तब क्या हुआ था। सो यू हैव टू टेक द ऑडियंस इनटू कॉन्फिडेंस। सो ऑडियंस की रुचि और भी बढ़ती है। और मेरा कहना ये था कि अरे मैं डांस करने दो, मुझे बोलना क्यों है ज़्यादा इसके बारे में। लेकिन कई चीज़ें और कई जगह ऐसी थी कि उनका कहना बहुत सही था। तो ये भी सीखा मैंने उनसे कि कनेक्टेड रहना है ऑडियंस के साथ, यानी कि ऑडियंस शुड जस्ट कॉन्सेंट्रेट on you, what you are performing, what you are talking and the way you are presenting everything. Right. तो इस तरह से उनसे ये बहुत डांट मिलती थी। अगर मैं नहीं इतनी बातें करती थी तो तुरंत घर आके बोलते थे कि वो और उनको भी बहुत याद था, क्योंकि शादी के बाद जब मैं मुंबई जाती थी तब राजस बैठा करते थे वहाँ पे, तो उनको भी याद था कि इस वक्त गोपी जी ने ऐसे कहा था, ऐसे तुम्हें डांटा था या तो तुम्हारी तारीफ की थी। तो कहते थे कि तुमने ये बताना चाहिए ऑडियंस को, उसमें रुचि है ऑडियंस को ये सब सुनने जानने की। तो पूना में रहकर फिर गुरुजी से कैसे ताल्लुक़ रहा, पंडित जी से कैसे ताल्लुक़ रहा, और आपका रियाज और आपकी पूना में आपने अपनी व्यवस्था किस तरह बनाई रखी? यस, पूना में आने के बाद जब मम्मी ने कहा कि इसकी अब शादी कर रहे हैं, आपको आना है शादी पे गोपी जी को, तो बहुत मन में बहुत गुस्सा हुए। तो कहते थे इतनी तो बच्ची है, अब 16-17 साल की, अब शादी क्यों मना रहे इसकी। तो बोलते हैं नहीं घर का हमारा ऐसे ये है वो है, तो शादी तो करनी पड़ेगी। तो गोपी जी को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। गोपी जी चाहते थे कि और 2-3 साल मैं रहूं वहाँ पे, सीखूं इसी तरह से और सिखाऊं क्लास में, ये बहुत था उनका। लेकिन फिर भी शादी करके जब आए तब उसके बाद 2 साल, जब शांभवी 72 में पैदा हुई,
तो आना जाना रहता था, प्रोग्राम्स के लिए गोपी जी बुलाते थे। शांभवी को लेके भी मैं 2 बार एनुअल फंक्शन के लिए के प्रोग्राम के लिए गई हूँ, और ईशान के बाद मैंने प्रोग्राम के लिए जाना नहीं पॉसिबल हुआ, मेरे से नहीं हुआ वो, लेकिन तब तक आना जाना रहा। गोपी जी 3-4 बार गोपी जी आए हमारा क्लास में हमारा एनुअल देखने के लिए, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने देखा। बहुत कम गुरु लोग होते हैं जो अपने शिष्य को अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैंने बहुत गुरु लोग ऐसे देखे हैं, देखती आ रही हूँ कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते जो स्टेज पे चल रहा है काम उसमें, लेकिन गोपी जी ने सब 3-4 बार जब आए थे तो बहुत अच्छी तरह से डांस देखा, सबका डांस देखा, और बहुत सबको प्यार दिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। और ये जो सिलसिला रियाज का जैसे गोपी जी के यहाँ चलता था, वो तो 5-5, 6-6 घंटे का था। यहाँ के इतना मुमकिन था भी नहीं मेरे लिए, लेकिन हर रोज़ 7:30 से लेके 9 बजे तक, एक्सेप्ट फॉर संडेज़, ये चालू ही रहा रियाज का। अगर मैं एक दिन भी रियाज नहीं करती या देर से उठती या थोड़ा आलसी, जैसे अगर मेरा बिहेवियर है, तो राजेश कहते थे क्या छुट्टियाँ मना रही हो, रियाज नहीं करना है क्या, तो मैं तुरंत घुंघरू बांध के अपने हॉल में जाके डांस करना शुरू करती थी। और मेरे लिए जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरे लिए यही बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको मैंने कभी आर्ग्यू नहीं किया। जब भी मुझे मेरे डांस के बारे में जो भी, या चाहे क्रिटिसिज्म हो, चाहे कुछ सुझाव हो, या ये सरकास्टिक बातें हो, लेकिन आई ऑलवेज टुक इट वेरी पॉजिटिवली एंड आई फॉलोड इट, आई ओबेड द ऑर्डर्स, और इससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ, नो डाउट अबाउट इट। I would like to thank Manisha Tai for sharing her thoughts and sharing her experiences. ज़िंदगी एक बड़ी किताब है, और इस किताब के पन्ने जब आप उलटते हैं तब कितनी सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं और कितनी सारी चीज़ें हमें मालूम नहीं रहती हैं. The devotion of the parents, their planning and strategizing of her career, and the whole family standing there to support her, and she grasping and imbibing each and every element. Manisha Tai, it was an incredible experience listening to your life, amazing, full of experiences, and I'm sure we are going to continue this with the future episodes and get to know more about your thoughts and your journey of dance in Pune.